व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की यह पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति 2। इससे वाले जो पुस्तक थी हमने वो पढ़ी थी लोकतांत्रिक राजनीति 1, वो कक्षा 9th की थी और ये 10th की है। इसकी इकाई 1 पढ़ रहे हैं हम और इसका जो पहला अध्याय है वो है सत्ता की साझेदारी। तो इससे जुड़े हम प्रश्नों को देखेंगे जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, उससे रिलेटेड ही इसमें जो है क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है या करते हैं। पहला कथन है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कथन 2, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी है ना ही 1 ना ही 2। तो इसका जो आंसर है वो है ए, केवल 1। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है। हमने बात करी है पहले भी पावर ऑफ सेपरेशन की, माफ कीजिएगा लॉ ऑफ सेपरेशन। सत्ता का बंटवारा लॉ ऑफ सेपरेशन था, पावर ऑफ सेपरेशन था, गधा हूँ यार मैं। नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की यह पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति 2। इससे पहले वाली भी आपने लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ी, लेकिन वो पहला भाग था और ये लोकतांत्रिक राजनीति 2 है। कक्षा 10 की यह पुस्तक है, पहले 9th की थी। तो इसकी इकाई 1 पढ़ेंगे आज हम, और जिसका पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। आपका जो क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपने जितना पढ़ा है उसके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र में सत्ता की क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है। ए है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। दूसरा कथन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। तो ए है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो उत्तर है वो है 1, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ये सत्ता की क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करती है, इनकी बांटती है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को पढ़ा था हमने, पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो यही था, ये 3 भागों में डिवाइड होता है आपका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका द्वारा जितने भी लॉस बनते हैं, कानून बनते हैं, उन्हें लागू करवाने का काम करती है। विधायिका कानून बनाने का काम करती है और न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। अगर इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर की सरकारों में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। तो ये क्षैतिज बंटवारा होता है विधायिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में होता है ऊर्ध्वाधर। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था आपका पहले अध्याय में। यहाँ पे अध्याय 2 शुरू हो जाता है, संघवाद, फेडरलिज्म। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कथन 1, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार। कथन 2, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र। कथन 3, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। कथन 4, राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेही। तो इसमें से आपको बताना निम्नलिखित में कौन संघीय व्यवस्था की आपकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है केवल 1 और 4, बी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो उत्तर है वो है सी, पहला, दूसरा और तीसरा।
ये आपका सही आंसर है। फेडरलिज्म क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। जो आपको फोर्थ कथन था, राज्य सरकार का केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होना, तो ये फेडरलिज्म की नहीं है, ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतीक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची के विषय हैं। कथन 2, शिक्षा, वन, विवाह राज्य सूची के विषय हैं। कथन 3, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इनमें से आपको बताना है गलत कथनों के चयन में। ऑप्शन ए है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3, डी है केवल 1 और 3। तो सी आंसर है इसका, केवल 2 और 3 आपके गलत हैं। शिक्षा, वन, विवाह समवर्ती सूची, जबकि व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए कथन 2 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक हैं। ए है संसद की दोनों सदनों में साधारण बहुमत की मंजूरी बी है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, सी है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, और डी है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। तो यहाँ पे ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था अगर होती है तो क्या बदलाव, अगर बदलाव इसमें चाहिए तो क्या आवश्यक होगा? तो यहाँ पे है डी, संसद के दोनों सदनों में आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा, और एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी, जितने भी स्टेट हैं आपके उनसे आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए होगा, तब जाके केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे में बदलाव कुछ हो सकता है, जो अधिकार क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो सकता है। ये जो है आपका ये आर्टिकल 368 के 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 73वें या 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार कथन 1, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। कथन 2, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कथन 3, हर राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। कथन 4, स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो आप क्वेश्चन कभी भी पढ़ते हो तो उसमें ये देख लीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन को बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है 1, 2 और 4, डी है केवल 4। तो इसका आंसर है डी। केवल 4। तो आपका ये कथन गलत है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। इसकी जो प्रकृति है स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी की, इस मात्रा का निर्धारण जो है वो राज्य के विधानमंडल के अधीन है। फलता है यह भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए आपका जो कथन है वो 4 है, गलत है। बाकी आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका दूसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है, और जो तीसरा अध्याय है उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सीधा 4 से शुरू किया गया है।
और इकाई 2। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। जो आपका 2001 में लिंगानुपात था और 2011 में जो लिंगानुपात था उसमें अंतर है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। कथन 2, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। केवल एक, यानी पहला आपका सही है ये उत्तर। जो जनगणना 2001 की थी और जो जनगणना 2011 का जो लिंग अनुपात था उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। व्याख्या, जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1933 से बढ़कर 943 हो गई है, इसलिए कथन एक सही है। जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में कमी दर्ज की गई है, जो 927 से घटकर 919 है, इसलिए कथन आपका 2 गलत है। लिंगानुपात की गणना प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। आप ये समझ लीजिए लिंगानुपात क्या होता है, स्त्रियों पर पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुषों पर अगर 900 स्त्रियां हैं तो 100 का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो था 933 थी पहले, 1000 पुरुषों पे 933 स्त्रियां बैठती थी, बाद में 943 हो गई, इसलिए आपका ये कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कथन 1 लोकसभा, कथन 2 ऑप्शन 2 माफ कीजिएगा कथन 2 विधानसभा, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पंचायती राज और फोर्थ है नगर पालिका। आपको बताना है कि कौन से इनमें से कौन सी वो संस्थाएं हैं जहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है केवल 3, बी ऑप्शन है 3 और 4, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और 4, डी है केवल 3 और 4। तो इसका जो उत्तर है वो है बी। पंचायती राज क्षेत्र में और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधानसभा और लोकसभा, यहाँ कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है जहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। व्याख्या, उपयुक्त में से विकल्प बी सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए महिलाओं के लिए 33% स्थानों के आरक्षण की मांग उठाई गई और इसके लिए 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में 6 मई 2008 को पेश किया गया, किंतु विधेयक पारित नहीं हो पाया। पुनः विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को विधेयक पारित कर दिया, किंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। 15वीं लोकसभा का 2014 में विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह विधेयक समाप्त हो गया। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य विधानमंडल चाहे तो 50% तक बढ़ा सकता है। अभी जो आपका आंकड़ा है विधानमंडल में, विधानसभा में, यह है 33%। अगर विधानसभा या विधानमंडल की इच्छा रही तो इसे 50% भी बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ ऐसा कुछ प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के संविधान में कथन 1 किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। कथन 2 है सभी नागरिकों इस समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने
और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कथन 3, धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। कथन 4, धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4, सी ऑप्शन है 2, 3 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो ये आपके चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। आपका जो फंडामेंटल राइट्स हमने पहले ही बात कर चुके हैं, 12 से 35 में है। बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की तो ये आता है आपका 25 से 28 आर्टिकल में। राइट टू रिलीजन की फ्रीडम। उत्तर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। सभी नागरिकों समुदाय को किसी भी धर्म का पालन एवं प्रचार करने की आज़ादी दी गई है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनकी जनसंख्या अनुपात का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे कुछ धर्म दिए गए हैं, यहाँ पे जनसंख्या का अनुपात बताना है उन धर्मों का क्या है। इसका जो उत्तर है वो सी है, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय का जो अनुपात है वो निम्नानुसार है। हिंदू जो है वो लगभग 80% है, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख जो है वो 1.7%, अन्य जो लोग हैं वो 2% हैं, बौद्ध धर्म के 0.7%, अन्य धर्म 0.7% तथा कोई धर्म नहीं। जो लोग ऐसा मानते हो किसी भी धर्म के नहीं वो हैं 0.2%। ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार का है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। कथन 2, धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से था। उपयुक्त कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना ही 1 ना ही 2। यहाँ पे गांधी जी की अगर बात की जाए तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। ये कथन पहला आपका बिल्कुल सही होगा। धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुसलमान से ना होकर नैतिकता से था, वो नैतिकता को धर्म मानते थे। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ए। देखते हैं हम, बिल्कुल इसका जो उत्तर है वो है ए। राजनीति के लिए धर्म की अनिवार्यता के संदर्भ में महात्मा गांधी का धर्म से अभिप्राय हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। यहाँ पे इकाई 3 स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 5, जन संघर्ष और आंदोलन। फेडेकोर का संबंध है, ए है पर्यावरण आंदोलन से, बी है जातिगत आंदोलन से, सी है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से, और सी है उपयुक्त सभी से। तो इसका उत्तर है सी, उपयुक्त सभी से। पर्यावरण, जातिगत और पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। तो फेडकोर का संबंध सभी से है। व्याख्या। फेडकोर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया का एक संगठन है
जिसका उद्देश्य सर्व सामान्य हितों की रक्षा करना रहा है। फेडकोर ने बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वहां की सरकार ने कोचाम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। इस संगठन में इंजीनियर, पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोग शामिल थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं ग्रीन बेल्ट आंदोलन का संबंध पर्यावरण आंदोलन से है। ग्रीन बेल्ट आंदोलन के नेता वंगारी मथाई को वर्ष 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बामसेफ संगठन का संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से रहा है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस सबदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिण एशियाई देश से है? ए भूटान, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल, डी है मालदीव। तो इसका जो सही आंसर है वो नेपाल। 2005 में तत्कालिक राजा ज्ञानेंद्र द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिए जाने की प्रतिक्रिया स्वरूप अप्रैल 2006 में संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों द्वारा 7 पार्टी अलायंस बनाया गया एवं बंद का आह्वान किया गया। अतः 24 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा मांगों के मानने के बाद इसी गठबंधन द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया एवं गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, बतौर संगठन सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कथन 2, राजनीतिक पार्टियों के समान इनका जो लक्ष्य है वो सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर ए, केवल पहला कथन सही है, कथन 2 यहाँ पे गलत है। आमतौर पर दबाव समूह सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा उसमें हिस्सेदारी नहीं करते, इसलिए कथन 2 आपका सही नहीं है। 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, जन संघर्ष और आंदोलन, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 6, राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। कथन ए, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। बी, ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सी, ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं। डी, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बाकी उपयुक्त तीनों कथन यहाँ पे सही है। डी इसलिए सही नहीं है क्योंकि राजनीतिक दल हैं, उनका जो उद्देश्य है वो सामान्य हित में कार्य करना होता है, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों के और कार्यों की बात की जाए तो चुनाव लड़ना, सरकार बनाना या विपक्ष में बैठना, नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, जनता को प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखना, सरकार एवं जनता के बीच सेतु कार्य करना आदि इनके कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन 1, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 2 है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 3 है बहुजन समाज पार्टी और 4 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उपयुक्त में से कौन से दल या दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए ऑप्शन है केवल 2, बी है 2 और 4, सी है केवल 1, 3 और 4 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 4। इन चारों ही दलों को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
उपयुक्त सभी दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। छठी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये कुछ कुल 8 पार्टियां जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। कथन 2, राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% या उससे अधिक प्राप्त करना और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे हमारे सही होंगे। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त पाने के लिए शर्तें, जो हमने राष्ट्रीय पार्टी की बात करी 8 है हमारी जो मान्यता प्राप्त हैं, उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं। एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित 3 में से एक शर्त को पूरा करती है। पहली शर्त है यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है। दूसरी शर्त है यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। तीसरी शर्त है यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। अगर इन तीनों में से एक भी शर्त को पूरा करती है कोई भी पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब मिल जाएगा। एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों में कम से कम 4 शर्तों को पूरा करती है। पहली शर्त है यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीटें, जो भी ज़्यादा हो वह प्राप्त करती है। दूसरी है यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है। यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है। चौथी शर्त है एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा हो या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीत में विफल रहती है, लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में 8% मत प्राप्त कर लेती है, तो उस राज्य में उस पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं किए गए हैं। कथन 1, दल विरोधी कानून। कथन 2 है पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए उम्मीदवार द्वारा संपत्ति एवं आपराधिक मामलों के ब्यौरा संबंधी शपथ पत्र की अनिवार्यता। तीसरा है सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन देगी। चौथा है राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर महिलाओं के आरक्षण की अनिवार्यता। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, केवल 3 और 4। यहाँ पे कथन ठीक है।
बाकी 1 और 2 सही नहीं है। व्याख्या। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसे 1985 में पारित किया गया था, जिसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत पुनर्शोधित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2011 में दिए गए एक आदेश के तहत चुनाव वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का एक ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। यद्यपि कथन 3 और 4 के संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं, तथापि इसे और अभी तक कोई औपचारिक कदम इसके विरुद्ध अभी तक कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पे छठा अध्याय समाप्त हो जाता है हमारा और है इकाई 4, अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। इसका पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, इसने कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया है। कथन बी, इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया। सी है, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। डी है, इसने लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। तो इसका जो उत्तर है वो है सी, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, बहुसंख्यकों का शासन। ये कथन आपका गलत है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है, किंतु बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। यह अंतर है, लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चाएं, व्यक्ति की गरिमा एवं विधि के समक्ष समानता आदि बातें पाई जाती हैं। यहाँ पे हमारे कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति 2 समाप्त हो जाती है और ये कक्षा 11 की शुरू हो जाती है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, कक्षा 11 की किताब को, राजनीतिक सिद्धांत को। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।